स्टूडेंट्स नमस्कार। हम बात कर रहे थे भारत के वैभवपूर्ण अतीत की और उसमें हमने बात की थी भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। और वो जो बड़ा टॉपिक था, हमारा बड़ा सवाल था, 6 नंबर का बोर्ड का सवाल था, वो हमने अच्छे तरीके से देख लिया कि हमारे स्रोतों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। और दोनों का जो वर्गीकरण है वो हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। उससे आगे हम बढ़े और बढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे आज हमारे इतिहास के नए पोर्शन की। आज हम बात करेंगे पाषाण युग। पाषाण युग की बात करेंगे, पाषाण युग। और दूसरा बिंदु है शैलाश्रय। शैलाश्रय पाषाण युग को जब हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहले पाषाण युग का वर्गीकरण ये एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है वर्गीकरण का और परिभाषा। उसके बाद नवपाषाण काल की विशेषताएं पूछी जाती हैं। नवपाषाण काल की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शैल चित्र, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इतिहास की शुरुआत जो हुई है वो इतिहास दो शब्दों से हुई है, इति प्लस हास। इति का मतलब है अतीत, इति संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ है अतीत, और हास का अर्थ है घटित होना। जैसा कि इतिहासकार ईएचकार ने इतिहास की परिभाषा को परिभाषित किया है और कहा है कि मानव जीवन की वे अतीत की श्रृंखलाबद्ध घटनाएं जो मानव की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों को प्रभावित करती हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। यानी मानव जीवन की, इसका मतलब ये हुआ कि मानव की उत्पत्ति, चाहे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव हो, चाहे निग्रिटो मानव हो, चाहे रामापिथेक्स हो, चाहे होमो सैपियंस प्रज्ञ मानव हो, मानव के जो विकास क्रम की जो प्रक्रिया चली, मानव की उत्पत्ति से लेकर के मानव के विकास तक की जो प्रक्रिया है, वो संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो आती है मानव जीवन में, जिसको अपन विज्ञान की भाषा में एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो मानव जीवन की अतीत की घटनाएं और अतीत की कैसी घटनाएं जो श्रृंखलाबद्ध हो, क्रमबद्ध हो, एक के बाद एक हो, यानी क्रोनोलॉजिकल हो। इतिहास की भाषा में उसको क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। यानी एंथ्रोपोलॉजी की वे घटनाएं जो क्रोनोलॉजिकल हो, श्रृंखलाबद्ध हो, और श्रृंखलाबद्ध होने के साथ साथ मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो ये इतिहास की परिभाषा जैसा कि ईएचकार ने ये परिभाषित किया। और इति प्लस हास, यानी इति का मतलब है अतीत और हास का मतलब घटित होना, इसे हमने इतिहास नाम दिया। यदि हम इतिहास का वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण कि कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, तो अध्ययन की दृष्टि से डॉक्टर प्राइमरोज, ध्यान रहे, डॉक्टर प्राइमरोज ने हमारे इतिहास का जो वर्गीकरण है उसको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 है प्रागैतिहास काल। नंबर 2 है आद्य इतिहास काल। नंबर 3 है इतिहास काल।
इतिहास काल, जिसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री एज, और आद्य इतिहास को हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री एज, और 6ठी शताब्दी के बाद के काल को हम कहते हैं हिस्ट्री एज। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, जब से मानव का विकास क्रम हुआ और मानव विकास क्रम के साथ साथ हमारे जो इतिहास का वर्गीकरण हुआ उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, प्रागैतिहास काल, आद्य इतिहास काल, इतिहास काल। ये वर्गीकरण किया है डॉक्टर प्राइमरोज ने। हमारी परीक्षा में इनमें से परिभाषाएं पूछी जाती है कि प्रागैतिहास काल किसे कहते हैं या आद्य इतिहास काल किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे देखा जाए ये परिभाषाएं 6ठी क्लास की जो सामाजिक अध्ययन विषय है वहां दे रखी है। अगर हम वहां से अच्छे तरह से ध्यान देते तो किसी तरह की समस्या ही नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रागैतिहास काल। प्रागैतिहास काल का मतलब है कि मानव जीवन की वे घटनाएं, मानव जीवन की वे घटनाएं जिनका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं। ध्यान दें, कोई लिखित साक्ष्य नहीं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं। दूसरा, आद्य इतिहास काल, प्रोटो हिस्ट्री एज, इसमें भी मानव जीवन की वे घटनाएं जिनका हमारे पास लिखित विवरण है। ध्यान दें, लिखित विवरण है लेकिन वह अज्ञात है। वह अज्ञात का मतलब ये हुआ कि हम उसे पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं सके, यानी उनकी लिपि ऐसी थी, उस लिपि का ज्ञान हमें नहीं हुआ और हम उसको पढ़ नहीं पाए। इतिहास काल वह काल है जो मानव जीवन का लिखित विवरण है, और ये जो लिखित विवरण है, ये लिखित विवरण ज्ञात है, पढ़ा जा चुका है, और ये जो है क्रमबद्ध है, श्रृंखलाबद्ध है। अब देखिए, प्रागैतिहास काल में मानव जीवन की वे घटनाएं शामिल की गई है जिसमें मानव का संबंध हमारे किसी भी लिखित स्रोत के साथ नहीं रहा। मतलब ये हुआ कि मानव जीवन का वह काल जिसमें मानव खुद को लेखन का ज्ञान ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि मानव इस समय नेचुरल था, प्राकृतिक था, और ये जो प्राकृतिक मानव था वो प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग करता था। मतलब ये पाषाणों का उपयोग करता था, पाषाणों के औजार काम में लेता था, औजारों का उपयोग करता था, जंगली उत्पाद जो होते थे, जंगली खाद्य संग्राहक की जो सामग्री होती थी उस सामग्री का वो उपयोग करता था, और उसी के जो साक्ष्य हमें मिले हैं औजार वगैरह, और औजारों के साथ अन्य उनकी कोई वस्तुएं, मर्दमान तो नहीं कह सकते, किसी तरह के जो उनके एक बर्तन के स्वरूप के आकार है उनका भी वो उपयोग करते थे। तो उसे हम एक स्रोत के रूप में मान करके हम कहते हैं कि यहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन इन सभी ये सभी जो प्राप्त है इसको हम कहेंगे पुरातात्विक सामग्री। आर्कियोलॉजी मटेरियल हम कहते हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो नागपुर, प्रागैतिहास आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का मुख्यालय नागपुर है, और वहाँ जो वस्तुएं संग्रहित करके रखी हुई है जो लिखित रूप में नहीं है, लेकिन ये सारी पुरातात्विक सामग्रियां हैं। इन पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर हम जो मानव जीवन के बारे में जानते हैं उसे हम प्रागैतिहास काल कहते हैं। फिर यदि हम बात करें आद्य इतिहास काल,
आद्य इतिहास काल मानव जीवन का वह काल है जिसमें मानव ने लिखने का प्रयास किया, यानी मानव ने पत्थरों पर, मिट्टी पर जो गुफाएं थी, कंदराएं थी, उन कंदराओं की दीवारों पर कुछ न कुछ इस तरह की आकृतियां या चिन्ह बनाए जिसे हम एक उनकी लिपि मानते हैं कि उनकी कोई न कोई लिपि रही होगी, जिसे हड़प्पा काल की हम मानते हैं पिक्टोग्राफी लिपि, बुस्ट्रोफेदम लिपि, जिसको हम भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की जो लिपियां रही है, लेकिन उन लिपियों को हम आज तक नहीं पढ़ पाए। ज्ञात तो कर लिया, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से वो हमारे सामने अज्ञात है, उसे पढ़ नहीं पाए। और इस काल का जो विवरण है उसको हम कहते हैं आद्य इतिहास काल। और ये जो काल है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता का काल। कुछ इतिहासकार वैदिक काल को भी श्रेणी में रखते हैं, वैदिक काल को भी श्रेणी में रखते हैं। उसकी वजह यह है कि वैदिक काल के अंदर जो हमारी वांग्मय संस्कृत है, जो प्राचीन संस्कृत है, संस्कृत के दो भाग है, एक वांग्मय संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। जो वांग्मय संस्कृत है उसके कुछ श्लोक इस तरह से हैं जिनके अर्थ आज भी नहीं निकाल पाए, आज भी ज्ञात नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल ये ऐसे काल है जिनको आद्य इतिहास काल की श्रेणी में रखते हैं, यानी सभ्यताओं का जो काल है उसको हम आद्य इतिहास काल की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि वहां की लिपि तो है, लिपि को लिखा हुआ भी है, कुछ इस तरह के उनके चिन्ह, आकृति, अक्षर भी है, लेकिन हमारे ज्ञान में वो नहीं आए, हम उसको पढ़ नहीं पाए, हमारे लिए वह ज्ञात है। ऐसे इतिहास को हम आद्य इतिहास कहते हैं। और इसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद मानव जीवन का जो लिखित विवरण, जो क्रमबद्ध है, हम पढ़ रहे हैं। और अतीत में जो घटनाएं घटित हो रही है, आज तक हम लिखते जा रहे हैं, उसको हम इतिहास काल की श्रेणी में रखते हैं, जो महाजनपद काल से शुरू होता है। अब देखिए आद्य इतिहास काल के अंदर, आद्य इतिहास काल और इतिहास काल के बीच में एक काल और आता है जिसको धातु युग कहते हैं, धातु युग के नाम से जानते हैं, जिसको हम कांस्य युग, ताम्र युग के नाम से जानते हैं, जिसको ताम्र युग भी कहते हैं, कांस्य युग भी कहते हैं, और उसके बाद लोह युग भी कहते हैं। देखिए ताम्र युग उत्तर भारत में था, दक्षिण भारत में महापाषाण काल था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो कांस्य युगीन काल है, और उसके बाद जो वैदिक सभ्यता का काल है वो लोह युगीन काल है। इस तरह से इतिहास का एक वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण है प्रागैतिहास काल, मानव के पास कोई लिखित जानकारी नहीं है, केवल पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही हम उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा आद्य इतिहास काल, जिसमें मानव के पास लिखित सामग्री है लेकिन उसे ज्ञात नहीं किया जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। और आद्य इतिहास के बाद आता है पाषाण युग में, उसके बाद आता ताम्र युग। ताम्र युग में धातु तांबे के आधार पर मानव जीवन के संबंध को जोड़ा गया। उसके बाद कांस्य युग, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। उसके बाद वैदिक काल, जिसे लोह युगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। तो ये आद्य इतिहास काल, और उसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद यानी महाजनपद काल के बाद वर्तमान तक का जो क्रमवार विवरण है उसको हम इतिहास काल के रूप में जानते हैं। तो परीक्षा में हमें दो परिभाषाएं पूछी जा सकती है, प्रागैतिहास काल किसे कहते हैं या आद्य इतिहास काल किसे कहते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि आद्य इतिहास काल में कौन कौन से इतिहास काल का वर्गीकरण किया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, इस तरह की परिभाषा को हम वर्गीकृत करके देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा पाषाण युग, यानी मानव जीवन का जो पहला युग है उसे हम पाषाण युग कहते हैं। और वो पाषाण युग कौन सा है? प्रागैतिहास युग है, जैसा कि इतिहासकार डॉक्टर प्राइमरोज ने वर्गीकृत किया, वैसा हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पाषाण युग की। देखिए मानव का जब से प्रारंभ में मानव का जब से पाषाणों के साथ संपर्क रहा और पाषाणों के औजारों का, पाषाणों की अनेक वस्तुओं का जब से मानव ने प्रयोग करना शुरू किया, उसे हम पाषाण युग के रूप में जानते हैं। यदि हम पाषाण युग को देखें, पाषाण युग के वर्गीकरण को देखें, हम देखते हैं कि पाषाण युग के वर्गीकरण को करने का जो प्रयास है वो किन किन लोगों ने किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर
डॉक्टर ब्रूस रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मद्रास के अंदर, मद्रास में एक स्थान है पलवरम, पलवरम नामक स्थान पर सबसे पहले पाषाण साक्ष्य खोजे, पाषाण साक्ष्य खोजे। उसके बाद में इनका वर्गीकरण करने का जो प्रयास किया वो डॉक्टर 1870 की बात है। 1870 में डॉक्टर लारटेट फ्रांस के विद्वान है डॉक्टर लारटेट, जिन्होंने इसका वर्गीकरण किया जिसे हम पाषाण युग कहते हैं। और पाषाण युग का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है। सबसे पहले है पूरा पाषाण युग, उसके बाद है मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उसके बाद है नव पाषाण युग, नव पाषाण युग। जो पूरा पाषाण युग है उसे हम पुरातत्व की भाषा में पैलियोलिथिक एज कहते हैं, पैलियोलिथिक एज के रूप में जानते हैं। जो मध्य पाषाण काल है उसको हम मेसोजोइक या मेसोलिथिक एज के रूप में जानते हैं। और नव पाषाण काल है उसको हम नियोलिथिक एज के रूप में जानते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दें, परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है, यहाँ पर आपसे पूरा पाषाण नहीं पूछ सकता, वो सीधा पूछ सकता है पैलियोलिथिक एज क्या है। तो अपने को ध्यान रखना है कि मानव जीवन के पूर्व पाषाण काल को हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। मध्य पाषाण क्या है, मध्य पाषाण या फिर मेसोलिथिक क्या है। मध्य पाषाण काल में मानव जीवन का जो विवरण है उसको हम मेसोलिथिक कहते हैं। और नियोलिथिक क्या है, नव पाषाण काल में मानव जीवन का जो विवरण है उसको हम नियोलिथिक के रूप में जानते हैं। डॉक्टर लारटेट ने 1870 में इस पूरा पाषाण काल का फिर से वर्गीकरण किया, यानी पूरा पाषाण काल का और वर्गीकरण दिखाई देता है। इस पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में वर्गीकृत किया। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये जो पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण है डॉक्टर लारटेट ने ये जो वर्गीकरण किया है, लोअर स्टोन एज, मिडाइवल स्टोन एज और अपर स्टोन एज, यानी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ये जो 3 प्रकार का वर्गीकरण किया है डॉक्टर लारटेट ने, यह वर्गीकरण किसके आधार पर किया है? ये जो वर्गीकरण किया है ये पाषाण के तथ्यों के आधार पर किया है। जैसे अपन बात करें निम्न पूरा पाषाण काल में क्या है, निम्न पूरा पाषाण काल में मानव ने पाषाण के जो हथियार बनाए, पाषाण के जो औजार बनाए, जिसे इसको अपन बड़े खंडों के रूप में बांट सकते हैं, यानी ये असंगठित है, असंगठित और अनगढ़ है। इनको मानव ने कोई विशेष आकार नहीं दिया, बड़े आकार में है, खुद ही किसी न किसी औजार के स्वरूप में है और उसका मानव उपयोग कर रहा है। इसलिए इसको पुरातत्व की भाषा में हमने नाम दिया चापर चापिंग संस्कृति, चापर चापिंग संस्कृति। निम्न पूरा पाषाण काल को पुरातत्व की भाषा में हमने नाम दिया चापर चापिंग संस्कृति। इसलिए दिया क्योंकि इस समय जो औजार काम में लिए जा रहे हैं वो ऐसे एक, जिसको अपन गंडासा कहते हैं, गंडासा के रूप में, इस तरह की, जिसको अपन बड़े आकार में खुरचनी कहते हैं, पत्थर की, इस तरह के जो हथियार है वो कुछ नोक है और ऊपर से बड़े, कुछ धार है और ऊपर से बड़े, पूरी धार नहीं है, पूरी नोक भी नहीं है। इस तरह के जो औजार काम में लिए जाते हैं इसको निम्न पूर्व पाषाण काल, इसको अपन चापर चापिंग संस्कृति के नाम से जानते हैं। आपको वर्गीकरण ध्यान में रखना है, परीक्षा में सवाल पूछ सकते हैं पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो 3 प्रकार से किया गया है। डॉक्टर लारटेट के द्वारा 1870 में वर्गीकरण किया है, इसको अपन पैलियोलिथिक एज कहते हैं।
और ये 3 प्रकार का वर्गीकरण, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दें, मध्य पुरापाषाण काल को इतिहासकारों ने फलक संस्कृति कहा है, फलक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ऐसे पत्थर जो नदियों में लुढ़क करके, नदियों में या ऐसे जो क्षेत्र थे दलदल और जहाँ नदियां और पहाड़ी इलाका साथ में था, नदियों के घाटों पर, वहां पर क्या हुआ, पत्थर जो है लुढ़क लुढ़क करके अपने आप ही कोई हथियार का, औजार का जो स्वरूप बन जाता है और उसका मानव उपयोग करता है, चाहे खाद्य संग्रह के लिए करता है, चाहे शिकार के लिए करता है। इस तरह की संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से जाना गया है। उच्च पुरापाषाण काल को हम मानव का शिलाश्रय काल कहते हैं, शिलाश्रय काल कहते हैं। जैसा कि पुरातत्व के आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक डॉक्टर वी.एस. वाकणकर महोदय, वी.एस. वाकणकर महोदय ने उच्च पुरापाषाण काल को शिलाश्रय काल कहा है। शिलाश्रय काल इसलिए कहा है क्योंकि इस काल में मानव अधिकतर कंदराओं में रहता है, गुफाओं में रहता है। जैसे दक्षिण पूर्व राजस्थान के क्षेत्र को देखें, शेखावाटी के क्षेत्र को देखें, झालावाड़ की कोलवी की गुफाओं को देखें, बूंदी की गुफाओं को देखें, अलवर के हरसोर के क्षेत्र को देखें, चाहे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की जोरा की गुफा को देखें, चाहे मध्य प्रदेश में पचमढ़ी को देखें, चाहे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद को देखें और जम्मू कश्मीर के अंदर बुरजान और गुफा कराल को देखें, तो लगभग उच्च पुरापाषाण काल में यहाँ के जो शिलाश्रय मिले हैं और शिलाश्रयों के आधार पर ही इसका वर्गीकरण वी.एस. वाकणकर ने इस उच्च पुरापाषाण काल को शिलाश्रय श्रेणी में रखा है। तो ये वर्गीकरण था पुरापाषाण काल का। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है। ध्यान रहे, मध्य पाषाण काल में जो औजार है, जो मध्य पाषाण काल में जो औजार काम में लिए गए हैं, वो औजार सूक्ष्म अंगुलियों से पकड़े जाने वाले औजार है, सूक्ष्म हाथों से पकड़े जाने वाले औजार है। इसका मतलब ये पैने औजार है, धारदार औजार है, जिसको अपन धारदार औजार भी कहते हैं, औजार जिसको अपन पैने औजार भी कहते हैं, पैने औजार। लेकिन इतिहास की भाषा में इनको हम स्क्रैपर कहेंगे, स्क्रैपर के रूप में जाने जाते हैं, जिसको ब्लड के रूप में जाने जाते हैं, ब्लड और स्क्रैपर के रूप में जो औजार जाने जाते हैं। और जो सूक्ष्म नोक वाले औजार है, जैसे तीर कमान है, नोक वाले औजार, वो इस युग में काम में लिए गए। इसलिए मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये माइक्रोलिथिक एज C.L. कर्लाइल ने इसे माइक्रोलिथिक एज नाम दिया। किसको? मध्य पाषाण काल को। ध्यान रहे, ये पाषाण युग का वर्गीकरण जो किया डॉक्टर लारसेट ने किया, ये वर्गीकरण 3 प्रकार से किया: पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पुरापाषाण को पैलियोलिथिक एज नाम दिया, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक एज नाम दिया, नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज दिया। ये वर्गीकरण कालक्रम के अनुसार है, समय के अनुसार है, लेकिन औजारों के अनुसार वर्गीकरण देखा जाए तो पुरापाषाण काल का औजारों के आधार पर जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है। जैसे निम्न पुरापाषाण काल, जिसको चापर चापिंग संस्कृति कहते हैं, जैसे मध्य पुरापाषाण काल, जिसको फलक संस्कृति के रूप में जानते हैं, और उच्च पुरापाषाण काल, जिसको शिलाश्रय काल के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार यहाँ मध्य पाषाण काल का जो अध्ययन और वर्गीकरण किया वो C.L. कर्लाइल ने किया, और C.L. कर्लाइल ने सूक्ष्म औजारों के आधार पर इसको माइक्रोलिथिक एज नाम दिया। उसके बाद हम देखते हैं नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ 4 नंबर का सवाल बनता है, तो अपन देखते हैं नवपाषाण काल की संस्कृति। इतिहास काल, वैसे ही पाषाण काल का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है: पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, और फिर पुरापाषाण का अलग से वर्गीकरण
किया गया है। अब हम अध्ययन करेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की संस्कृति। काल की संस्कृति। देखिए यहाँ हमें जो खुदाई में साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम नवपाषाण काल की विशेषताओं को देखते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के वर्गीकरण की विशेषता में पहली जो विशेषता आती है कि नवपाषाण काल में मानव जो है वो कृषि कार्य करता था। ध्यान दें, कृषि कार्य करता था, यानी कृषि कार्य, वह कृषि कार्य भी कैसा, स्थायी कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। इससे पहले मानव कृषि कार्य नहीं करता था और कहीं पर भी कोई खाद्य अनाज को प्राप्त करता था तो वह ऐसे ही दाने छिड़क देता या कहीं से पड़े हुए अनाज को, दानों को उठा लेता था और इस तरह से वो खाने के लायक जिन वस्तुओं को समझता था, जिन उत्पादों को, उसका उपयोग करता था। लेकिन नवपाषाण काल में मानव का इतना विकास हो गया कि उसने इस तरह से कृषि कार्य करना शुरू किया। हमारे पास क्या साक्ष्य है? हमारे पास पहला साक्ष्य है, एक स्थान है लहुरा देव। लहुरा देव उत्तर प्रदेश के कबीर नगर जिले में है। कबीर नगर में उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां हमारे को सबसे पहले जो के साक्ष्य मिले। जो के साक्ष्य मिले, पहला ये। नंबर 2, दूसरा है आदमगढ़। आदमगढ़ जहां पशुपालन के भी साक्ष्य मिले, जहां हमें पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं, जहां हमें गेहूं के साक्ष्य भी मिले, गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं। बुर्जहोम, गुफा कराल और बिहार के अंदर एक स्थान है चिरौन बिहार, जहां हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, धान के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य जिन जिन स्थानों पर मिले हैं, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता थी कि ये लोग स्थायी कृषि का कार्य करते थे। नंबर 2 है पशुपालन। पशुपालन का कार्य भी इन्होंने स्थायी शुरू किया। स्थायी पशुपालन, इसके अंदर आता है बागोर भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है, बागोर भीलवाड़ा, जहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा है वही आदमगढ़, जहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, स्थायी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। एक स्थान है नंबर 3, वो है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा में धान या चावल के साक्ष्य मिले। चावल को धान कहते हैं, चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा में मिले। कोल्डी हवा में एक चीज और मिली, यानी कृषि कार्य के बाद पशुपालन, और पशुपालन के बाद यदि हम बात करें इनके उद्योग की, कि नवपाषाण काल का उद्योग क्या था, तो नवपाषाण काल का प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। ध्यान दें, नवपाषाण काल का प्रमुख उद्योग है वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग के साक्ष्य हमारे को कहां पर मिलते हैं? सबसे पहले नंबर 1, एक स्थान कोल्डी हवा। कोल्डी हवा के अंदर डोरी छाप वाले मृद भांड मिले हैं। डोरी छाप वाले मृद भांड मिले हैं। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में जो बुर्जहोम में हमारे को हड्डी की सुइयां मिली है। हड्डी की सुइयां। नंबर 3, इमाम गांव महाराष्ट्र के अंदर है। इमाम गांव महाराष्ट्र, जहां पर हमें रेशम के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नवपाषाण काल में लोग उद्योग करते थे और उद्योगों में प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग, और वस्त्र उद्योगों में साक्ष्य
जो हमारे को मिले हैं, कोल्डी हवा में हमारे को डोरी छाप वाले मृद भांड मिले हैं। मृद भांड संस्कृति, ध्यान रहे हमने पढ़ लिया है मृद भांडों का वर्गीकरण, और मृद भांड संस्कृति की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो कोल्डी हवा में डोरी छाप वाले मृद भांड मिले हैं, यानी यहाँ पर धागे के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जोम में हड्डियों की सुइयां मिली है, मतलब कपड़े सिलने में सुइयों का उपयोग करते थे। इमामगांव महाराष्ट्र में रेशम के साक्ष्य मिले हैं, मतलब लोग रेशम से भी परिचित थे। तो वस्त्र उद्योग इनका प्रमुख उद्योग या साक्ष्यों के रूप में मिला। नंबर 4 को जब हम देखते हैं, नंबर 4 और नंबर 4 में हमें मिलते हैं इनके साक्ष्यों के रूप में, वो है आवास या जिसको शैलाश्रय के रूप में जानते हैं। नवपाषाण काल की पहली विशेषता हो गई, लोग स्थायी कृषि कार्य करते थे, लोग स्थायी पशुपालन का कार्य करते थे, लोग वस्त्र उद्योग से परिचित थे, और लोग एक निश्चित आवास में रहते थे जिसको हम शैलाश्रय के रूप में जानते हैं। इसे हम शैलाश्रय कहते हैं। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि शैलाश्रय है क्या। मानव जीवन में मानव के द्वारा पत्थरों की कंदराओं में गुफाओं में इन्होंने अपना जीवन यापन करना शुरू किया, उसे शैल आश्रय कहते हैं। और यहाँ पर रहते हुए मानव ने अपने जीवन से संबंधित अनेक चित्र बनाए, और इन चित्रों को शैल चित्र कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर 2 स्थान हैं, बुर्ज होम और गुफा कराल। बुर्ज होम और गुफा कराल जहां पर इस तरह के शैलाश्रय मिले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर स्थान है भीमबेटका, और भीमबेटका में जोरा की गुफा, यहाँ पर मानव की एक खोपड़ी भी मिली और मानव के शैलाश्रय भी मिले। इसके अलावा पचमढ़ी एमपी में है, होशंगाबाद भी एमपी में है। राजस्थान की यदि हम बात करें तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और उत्तरी राजस्थान जिसे हम शेखावाटी कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में शैलाश्रय मिले। कोटा में शैलाश्रय मिले। झालावाड़ में कोलवी की गुफाओं में शैलाश्रय मिले। अलवर में एक स्थान है हरसोरा, जहाँ इस प्रकार के शैलाश्रय मिले। तो ये समस्त जो मानव जीवन से संबंधित जो साक्ष्य मिले, जिन्हें हमें शैलाश्रय के रूप में या इन्हें आवास के रूप में हम जानते हैं, यानी नवपाषाण काल में मानव आवास से परिचित था, और स्थायी आवास कहीं कहीं पर, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें हैं दक्षिण भारत में एक स्थान है संगनकल्लू, महाराष्ट्र के अंदर एक स्थान है नासिक, जहां पर झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। झोपड़ियों के साक्ष्य मिलने का मतलब हुआ कि मानव का एक निश्चित आवास था। इसके अलावा मानव गुफाओं में रहता था, जिसको गर्तावास भी कहते हैं। गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं। और अंत में बात करते हैं कि मानव अग्नि से परिचित था। नवपाषाण काल का एक नवीन वैज्ञानिक आविष्कार है अग्नि का आविष्कार। एक दक्षिण भारत में होशंगी घाटी है, होशंगी घाटी दक्षिण भारत में कर्नाटक में होशंगी घाटी है, और होशंगी घाटी में राख के ढेर मिले हैं। अतः मानव जो है वो अग्नि से परिचित था। इस प्रकार परीक्षा में एक प्रश्न आता है, नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता हो गई, नवपाषाण काल के लोग स्थायी कृषि कार्य करते थे। कहाँ स्थायी कृषि कार्य करते थे, यह हमने उदाहरण में देखा। दूसरी विशेषता थी, मानव स्थायी पशुपालन का कार्य करता था, वही विशेषताएं हमने देखी। तीसरा था, मानव वस्त्र उद्योग से परिचित था, इन स्थानों पर वस्त्र उद्योग इनका चलता था। और उसके बाद मानव ने निश्चित आवास विकसित कर लिए थे। मानव गर्तावास में भी रहता था, मानव चित्रकारी से परिचित था,
सेल चित्रों का प्रयोग करता था। और लास्ट में हमने देखा मानव ने इस समय अग्नि का आविष्कार भी कर लिया, राख के ढेर मिले। इस तरह से नवपाषाण कालीन संस्कृति का विकास होता है। जो हमारे पाठ्यक्रम में पाषाण युग है तो उसमें दो बिंदु है, एक पाषाण युग का वर्गीकरण और दूसरा है नवपाषाण काल की विशेषता। और तीसरा बिंदु हमारा इसमें है शिलाश्रय क्या है। शिलाश्रय वे स्थल है जहाँ पत्थरों और कंदराओं गुफाओं में मानव ने जीवन यापन किया, रहना शुरू किया, इन्हें गर्तावास या शिलाश्रय कहते हैं। शैल चित्र किसे कहते हैं? मानव ने इन गुफाओं में पशुओं के और मानव जीवन यापन के कई चित्र निर्मित किए जिसे शैल चित्र के रूप में जानते हैं। ये कहाँ हुए? बोधजोंग और गुफा कराल जम्मू कश्मीर में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, जोरा की गुफा है, पचमढ़ी होशंगाबाद मध्य प्रदेश है, और राजस्थान में दक्षिण पूर्वी राजस्थान शेखावाटी का क्षेत्र, कोटा कोलवी की गुफाएं, अलवर का हरसोरा क्षेत्र, इस प्रकार के क्षेत्र शामिल है। आगे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की कल। धन्यवाद।